बस पेंट पेंट अगेन यार, जब तक रॉ मटेरियल सस्ता नहीं होता है तब तक पेंट इंडस्ट्री में थोड़ा पेन रहेगा, बट लेट्स सी। मेरे हिसाब से 1 या 1.5 साल में इट शुड हैव सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इतने सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड। ओके, चलो क्वेश्चंस आते रहेंगे। ऑटो सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वेबिनार में, सो यू कैन जस्ट हुक ऑन टू इट लास्ट तक। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार इटसेल्फ। जो सेशन है, फिफ्थ सेशन। नहीं तो फिर अपन ये सब में Q&A में पूरा सेशन चला जाएगा अपना। आई होप सब लोग ने बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया हो, एंड जो भी अभी आ रहे होंगे, लेट देम ज्वाइन। वी विल गेट स्टार्टेड विद द सेशन इटसेल्फ। जस्ट एक रिकैप देना चाहता हूँ कि फर्स्ट 4 सेशंस में हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस कवर किया था। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब जिसमें आप नंबर्स क्रंच करते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो, जिसमें समझ में आता है कंपनी के पास ज्यादा कर्ज है या नहीं, कंपनी के पास इतने रिसोर्सेस है कि नहीं कि वो कर्ज पे ऑफ कर सकता है कि नहीं, कंपनी के पास कितना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना अच्छा सेल्स ग्रोथ है, सेल्स के अलावा फिक्स एसेट्स कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स अपन ने इन डेप्थ जाना फर्स्ट 4 सेशंस ऑफ एस्केप ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग में। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप नंबर्स क्रंच करते हो, ओके। एंड अभी जो सेकंड पार्ट ऑफ एस्केप ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग है, इसके अंदर हम लोग कवर करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि एक तरीके से ऐसे एनालिसिस को कवर करना है जिसमें आप थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या फिर बोलते हैं ना, नंबर्स के अलावा कंपनी के पास क्या ऐसा चीजें हैं जो कंपनी इंप्रूव कर सकती है ओवर द टाइम, जिसका रिफ्लेक्शन नंबर पे आएगा फ्यूचर में। ओके, तो इसके अंदर जो आज हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, पहली बात, इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है। ये सब कैसे नंबर्स क्रंच करने पे नहीं मालूम पड़ता, इसके ना अलग से थोड़े बहुत रीडिंग करनी पड़ती है, जो हम लोग समझेंगे कहाँ से रीड करना होता है। अभी नंबर्स का मामला, मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा कच्चा था, देन यू कैन एंजॉय दीज सेशंस, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है, इसमें लॉजिक है। ओके, इसमें पर्सपेक्टिव है, इसमें साइकोलॉजी है। अब ये नहीं है कि बोलते हैं ना, कंपनी कितना इनफैक्ट बढ़ा सकता है, एफसीओ बढ़ा सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स रेशियोज अपन ने फोर्थ सेशन तक सीख लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। और उसको इसके साथ थोड़ा मिक्स मैच करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पहले अगर वो सब पता है तो आप ये जो भी टर्म्स पढ़ोगे, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, तो यू विल बी एबल टू बैक कंपनी वेरी वेल। ओके, पहली बात, इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है। मैनेजमेंट जो कंपनी चला रहा है वो तुम्हें बता पाएगा कि उसके इंडस्ट्री का कितना आउटलुक है। अभी यहाँ पे बैठ के तो सब लोगों ने, यार सोलर बहुत अच्छा है, सोलर अच्छा है, गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, एक्चुअली में कितना अच्छा है, उससे क्या कंपनी को कुछ बिजनेस थ्रेट फेस हो रहा है, कुछ बिजनेस का इंडस्ट्री के अंदर कुछ थ्रेट्स है, कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो कि आ रहे हैं। वो यूजुअली आपको मैनेजमेंट जो कंपनी चला रहा है वो आपको अच्छे से बता पाता है। वो कहाँ फाइंड करना होता है वो समझाएंगे, कैसे उसको जज करना होता है वो समझाएंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्राइसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। कैसा है कि लोग क्राइसिस से डरते हैं, जैसे अभी बोलता है मॉल ठीक नहीं लगा मार्केट का, तो ये सब जब भी ऐसा कोई मॉल बनता है क्राइसिस का, उसके अंदर पहला जो इंस्टिंक्ट रहता है एज ए ह्यूमन, इट इज टू गेट फियर। ओके, उस फियर के अंदर लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही भूल जाते हैं, जबकि फियर के अंदर ही अपॉर्चुनिटी होता है। ओके, तो वो फियर में कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, और हमारे हिसाब से क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं और क्या एक्चुअली में क्राइसिस होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए। विल डिफरेंशिएट दैट, विल गिव अपॉर्चुनिटीज। जो बोलते हैं ना, हम लोग ने भी थोड़े बहुत अभी रिसेंट मार्केट में पिक किए, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि एग्जाम्पल की तरह के आपको समझाएंगे कि कैसे उसको पिक कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड चीज जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें है बिजनेस साइकिल्स। अभी हर बिजनेस का साइकिल रहता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, उसको कैसे समझना होता है, उससे कैसे स्टॉक पिकिंग करना होता है, वो समझेंगे यूजिंग फंडामेंटल्स। ओके, टेक्निकल से सब चार्ट वार्ट देख के वो अलग हो गया। यहाँ पे अपन सिर्फ प्योरली फंडामेंटल्स पे फोकस करने वाले हैं। ओके, फॉर द लॉन्ग टर्म बिजनेसेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको एटलीस्ट टेबल ऑफ कंटेंट समझा, और समझा कि अपन पार्ट 2 पे है अभी एस्केप ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग के, जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड with Escape Ordinary Investing Session 5। ओके, पहला ये समझना है कि कोई भी मैनेजमेंट है या फिर प्रमोटर है, मैं अगर मेरा कंपनी रन कर रहा हूँ तो मेरा एक आउटलुक होता है कि कोई थ्रेट्स है जो मेरे को इंडस्ट्री में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ओके, कोई रिस्क या अपॉर्चुनिटीज है जो मेरे को
बोलते हैं ना इंडस्ट्री में, मतलब मैं जो भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा हूँ उसके अंदर ग्लोबल इकोनॉमी के ओवरव्यू में कुछ अपॉर्चुनिटीज या फिर कुछ एक एस्टिमेशन होता है कि अच्छा जीडीपी 7% से बढ़ रहा है, तो मेरे को ऐसा एस्टिमेटेड है कि मेरा बिजनेस 12 या 13% से ग्रो कर सकता है। उसका रीजंस क्या हो सकता है, ओके, वो सब कुछ मैनेजमेंट अपने एनुअल रिपोर्ट में बताता है। ओके, अभी एनुअल रिपोर्ट में पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे। ओके, कभी तुम्हारे अगर पोर्टफोलियो में 20-30 कंपनीज है तो तुम कभी सारे कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं जो एनुअल रिपोर्ट में बहुत ध्यान रखने होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द सेक्शन इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ओके, इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, एक इकोनॉमिक ओवरव्यू देता है कि ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चल रही है। ओके, मेरे बिजनेस के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी मेरा साथ दे रही है या नहीं दे रही है, वॉर चल रहा है उससे एक्चुअली में मेरे को थ्रेट है या नहीं एज ए बिजनेस। ओके, कोई भी बिजनेस हो सकता है, इट कैन मीन एनी इंडस्ट्री। ओके, लेकिन वो लोग वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि अरे अच्छा बाहर वॉर चल रहा है पर हम लोग के बिजनेस को वो थ्रेट नहीं है, यहाँ बार वॉर चल रहा है उसकी वजह से हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा थ्रेट है। ओके, जो जो भी होगा यहाँ पे ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के सेक्शन में एनुअल रिपोर्ट में डिस्कस होता है। अब तुम्हें करना क्या है, एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिलेगा तुम्हें, एनुअल रिपोर्ट screener.in की वेबसाइट पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें सीधा एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसमें तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। एक सिर्फ गूगल करोगे कि अच्छा कोई भी कंपनी का नाम लिखो और बाजू में एनुअल रिपोर्ट लिख दो, यू विल गेट एनुअल रिपोर्ट। ओके, एनुअल रिपोर्ट को छुपा के नहीं रखता है, तो इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे तुम्हें एनुअल रिपोर्ट में जाके मैनेजमेंट डिस्कशन सिर्फ सर्च करना है, तुम्हारे क्या बोलते हैं जो भी एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर, एंड यू विल गेट टू फाइंड दिस सेक्शन। अभी हर एनुअल रिपोर्ट में अलग जगह पे सिचुएटेड रहेगा, लेकिन जब भी तुम पढ़ोगे तो वहां के अंदर उसके अंदर क्या क्या अपने को फोकस करना है, पहले ऑप्टिमिज्म या फिर अपॉर्चुनिटीज, और बोलते हैं ना ये क्या है कि क्या अच्छा हो सकता है कंपनी के हिसाब से। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज है भी या नहीं, जो भी कंपनी के पास है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगे वो यूजुअली ऐसे एनुअल रिपोर्ट में लिखे रहेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेगा कि अच्छा ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, एंड उसके अंदर ये इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सकता है इतना इतना, और ये कंपनी को उस चीज से इतना बेनिफिट होगा। ये मैनेजमेंट खुद बताता है। हर कंपनी का अलग हो सकता है। हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल अभी के ना अमारा राजा का एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशंस खोल के रखा है। ओके, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी का है, ठीक है, सारे कंपनीज का अवेलेबल रहता है। अब तुम इकोनॉमिक ग्रोथ समझते हो, मार्केट एक्सपेंशन समझते हो, मैनेजमेंट डिस्कशन से ये एक एस्टिमेशन रहता है जो मैनेजमेंट दे रहा है अपने इंडस्ट्री के ऊपर। ओके, और करंटली जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे या फिर इंडस्ट्री में या फिर इंडिया में या फिर वो उसके कोई स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड, वहां पे कुछ भी रिस्क एंड थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, वो भी बताए जाते हैं। उसको मिटिगेट मतलब उसको मतलब ना उससे लड़ने के लिए कंपनी क्या कर रहा है, वो रिस्क जो भी है उससे बचने के लिए कंपनी क्या कर रहा है, वो भी यूजुअली स्पेसिफाई किया होता है। ओके, तो यू हैव टू रीड दिस डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स थोड़ा बोरिंग लग सकता है या फिर थोड़ा ऐसा लगेगा, बट अगर तुम बिजनेस समझने के लिए और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट से, और तुम सिर्फ स्टॉक को नहीं खरीद रहे हो, एक्चुअली में बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, देन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। अगेन इफ यू आर एनी CFA और ऑफ दो स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं फाइनेंस के अंदर, these reading these documents will definitely give you an edge, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे बिजनेसेस को। ओके, जो कि आगे तुम्हें काम आएगा। आई अपोज दिस। मेरे को लगता है कि कंपनी का जो डिस्कशंस रहता है, उसका जो फ्यूचर आउटलुक रहता है, वो पढ़ना बोरिंग क्यों होगा? हम्म। आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है, क्योंकि कंपनी के बारे में जब वो लोग खुद ही बता रहे कि बाहर कितना मुश्किल हो सकता है सब देखना, हम लोग आगे फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडस्ट्री से, अगर वो लोग खुल के ही बता रहे हैं तो तुम्हें बाहर गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट में सामने से मिल जाता है। अब जिस इंसान को इतना सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद, इतने नंबर्स मिलने के बाद उसको इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में, तो उसको अंदर अंदर से पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा? अच्छे से पढ़ेगा, इनफैक्ट ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा कि समझने के लिए कि इसके पास और एक्सपांशन के लिए जगह है या नहीं उस मार्केट में। मेरे को लगता है वो पढ़ेगा। लेकिन अगर बोरिंग लगा तो समझ जाना कि शायद आपको उस बिजनेस में इतना रुचि है भी नहीं। आपको लग रहा है अगर आपको उसके ऊपर इतना है ही नहीं काउंटिंग, तो सिर्फ गट फीलिंग बोले कि ले ले भाई आजकल मल्टीबैगर बन सकता है, ऐसे तो कर नहीं सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका इंडस्ट्री आउटलुक कितना है,
और बाहर जब ढूंढने जाते हैं कि हमारा राजा कितना और अच्छे से बैटरीज प्रोवाइड कर पाएगा, तो हमारा राजा खुद ही आपको बता देगा कि बाहर हमारा मार्केट कितना बड़ा है जिसमें हम लोग और अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज भी बताएंगे, रिस्क रेट सब बताते हैं। करेक्ट। बट अगेन इट्स प्रमोटर्स का जो बोली रहता है वो यूजुअली इस तरीके से निकलता है कि वो कंपनी को फेवर करे, कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाए, ठीक है। बट दैट यू हैव टू रीड, जितने ज्यादा तुम एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा। थ्रेड्स के अंदर वो लोग मिटिगेशन बताएंगे, बट वो एक्चुअली में रियलिस्टिक है या नहीं वो तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। वो रीड बिटवीन द लाइन्स वाला चीज है, वो मैं कोई सेशन में नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तुम खुद से सीखोगे और जितने ज्यादा एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे। बट दिस शुड बी नोन, अगर तुम ये सब पढ़ पाते हो तो तुम तुम्हारे बिजनेस के बारे में या फिर तुमने जो भी स्टॉक लिया है उसके बिजनेस के बारे में बहुत फ्लुएंटली बात कर पाओगे, उसके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। ये कैसा है कि तुम जो भी नंबर्स क्रंच कर रहे हो वो पास्ट में होता है, ठीक। तो जो भी तुमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा है, जो भी देखा है, दैट इज इन द पास्ट, ठीक है। जो भी हो चुका है, अभी क्या होगा उसके ऊपर जो डिस्कशन होते हैं वो भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं और बिजनेस रिस्क बताते हैं, जो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेक्शन रहता है एनुअल रिपोर्ट का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी फील इट हैज अ ह्यूज पर्पस टू सर्व इन आवर एनालिसिस फॉर द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। ओके। अगर एक बिजनेस आगे बढ़ता है और आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में वो लोग कितना कैप्चरिंग हम सोच रहे हैं करने का। एंड उसका प्योर पर्पस इतना ही है कि उसका इंडस्ट्री रिस्क है या नहीं वो खुद ही सामने से बता देंगे। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको शायद रिस्क पता ही नहीं होगा कंपनी कितना कैरी कर रहा है और आगे उनका फ्यूचर आउटलुक कितना स्ट्रांग है। हम लोग बीच में जब भी रील्स बनाते थे अबाउट सोलर इंडस्ट्री में क्या रिस्क है, कंपटीशन थ्रेट हो सकता है वो, तो बहुत लोग कमेंट्स में ऐसा लिख के आ रहे थे कि अरे ये तो बोलते हैं ना, ये तो अगेंस्ट खड़ा रह रहा है गवर्नमेंट के वगैरह। मतलब व्हाट, हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसके एनुअल रिपोर्ट में पढ़ के या फिर क्रेडिट रिपोर्ट्स पढ़ के हम लोग को समझ में आता था कि अच्छा ये रिस्क फैक्टर्स है जो कि आगे जाके नड़ सकते हैं कंपनी को, है ना, दैट कुड पोक द कंपनीज फाइनेंशियल्स इन द फ्यूचर। ओके। तो हम लोग उस चीज के ऊपर काफी डिस्कशन करते थे and बहुत लोग को पता ही नहीं रहता था कि अच्छा इंडस्ट्री में कोई रिस्क हो सकता है, गवर्नमेंट फोकस कर रहा है फिर भी कुछ रिस्की हो सकता है। तो होता है जो होता है वो 100% होता है एंड ये रिस्क फैक्टर्स खुद कंपनी भी बताता है कि भाई ये रिस्क फैक्टर्स है मेरे अंदर, तुम्हें पता रहेगा और फिर वो ऐसा कुछ खराब होता है कंपनी के साथ तो यू बी मच प्रिपेयर्ड विद इट। ऐसा नहीं बोल रहे कि रिस्क फैक्टर्स देख के फिर इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स पढ़ के ये समझना है कि वो एक्चुअली में कंपनी को इतना अफेक्ट करने वाला है, क्या तुम्हारे रिस्क एपिटाइट में बैठता है वो जो भी रिस्क फैक्टर्स है, और नहीं बैठता है देन यू कैन ऑप्ट टू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। Can they manipulate the growth and expansion plans of the company, or else they can say कि बहुत बढ़ने वाला है बहुत बढ़ने वाला है? That is a good question. तो उसका आंसर प्योरली यही है। You can cross check with the competitor annual report as well, especially risk factors. उसमें आपको एक ही चीज समझेगा कि जो आपका कंपनी बोल रहा है कि ये सब रिस्क कैरी कर रहा है कंपनी या फिर इसमें इतना पोटेंशियल है, आपका सामने वाला कंपनी या फिर कॉम्पिटिटर कंपनी भी आपको वही बोलेगा कि नहीं इस कंपनी में एक्चुअली इतना ग्रोथ हो सकता है। वो लोग भी सामने से आपको उतना बता सकते हैं। तो अभी समझो कि कोई कॉम्पिटिटर के बिजनेस के अंदर ये रिस्क नहीं है कि बोलते हैं ना मेरे को कंपटीशन का रिस्क नहीं है, क्योंकि शायद उसके पास कंपनी का टेक्नोलॉजी इतना हाई रहेगा, ठीक है। तो लेकिन तुम जो बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो उसके अंदर कंपटीशन रिस्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आता है कि मे बी दूसरा जो कंपनी है उसके पास कुछ एज है, ठीक है। तो ये चीज मतलब सिर्फ खुद का एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन नहीं बढ़ने, उसके कॉम्पिटिटर, तुमने जो भी कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स रहेंगे उसके अंदर ऑफ कोर्स ये मोनोपोली बिजनेस है लाइक आईआरसीटीसी और समथिंग, देन इट इज इररिलेवेंट फॉर दैट। लेकिन ऐसे कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके अंदर कॉम्पिटिटर्स है, देन यू कैन डेफिनेटली गो आउट एंड चेक योर कॉम्पिटिटर्स एनुअल रिपोर्ट एज वेल, और उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। यहाँ पे किसी ने बोला कि मेरे को रिस्क फैक्टर समझा के दिखाओ, मैं ये बिजनेस का समझा भी दूं ना तो नेक्स्ट बिजनेस का आपको नहीं समझेगा। ओके। सो यहाँ पे हमारा राजा का एनालिसिस नहीं चालू है, ठीक है ना। हम लोग कोई क्या बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में जाओगे तो जो भी कंपनी तुमको चाहिए, जो भी कंपनी तुम एनालाइज कर रहे हो उसके रिस्क फैक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज दिया रहेगा। शायद आपको सब कुछ नहीं समझे क्योंकि आप बिजनेस रन नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसमें से कुछ चीजें आपको समझे, लेकिन जितना होता है ये लोग बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ही लिखते हैं ताकि उसके इन्वेस्टर्स को समझ में आए। ओके। यहाँ पे आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो अगर मैं उसको समझाने बैठूंगा तो पूरा वेबिनार उसमें चले जाएगा। ओके, दैट्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन दैट डिटेल, लेकिन उसका पर्पस समझ में आना चाहिए और उसमें क्या स्टेप्स होते हैं देखने के लिए वो समझ में आना चाहिए, कि जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में जाना है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में जाना है, और अपॉर्चुनिटीज और रिस्क के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ये फिर ग्लोबल इकोनॉमी ओवरव्यू ये भी रहता है एक,
जिसके ऊपर आप थोड़ा सा रीड दे सकते हो, जिसमें मालूम पड़ेगा कि कंपनी का अगर कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कैसा बर्ताव है। अगर सपोज कंपनी एक्सपोर्ट्स में अपना बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी वजह से हम लोग के बिजनेस को थोड़ा टेम्परेली अफेक्ट कर सकता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन गिव इट अ रीड, ओके। बट ऑफ कोर्स एज इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, अगर इंपोर्ट वाला बिजनेस है तो ग्लोबल इकोनॉमी से फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि तुम जितने ज्यादा बिजनेसेस को एनालाइज करोगे खुद से, जितना तुम्हें समझेगा, और तुम्हें ये सब नहीं जमता है, तुम्हें लगता है इट्स टू मच ऑफ वर्क, ये वो, आ जाओ भाई ग्रोथ स्क्वाड ज्वाइन कर लो, राइट, वी एंजॉय डूइंग दिस, राइट। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी वांटेड टू क्लैरिफाई, कि ये चीज रहता है। बहुत लोग आके बोलते हैं, अरे तुम्हें इंडस्ट्री का रिस्क कैसे पता चल रहा है, इंडस्ट्री कंपनी खुद बोल रही है। सो वी होप दिस हेल्प्स यू आउट इन योर एनालिसिस। जब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अगेन इसमें नंबर्स क्रंच नहीं करना है, इसके अंदर खुद का जनरल दिमाग लगाना है, और ये समझना है कि जो भी कंपनी अपना रिस्क और अपॉर्चुनिटीज बता रही है, दैट वी कैन एनालाइज विद प्रॉपर माइंड और नॉट, ओके। अगर थम्स अप दे दो अगर ये पूरा पॉइंट समझ गया होगा तो। ओके, दिस इज क्लियर, दिस इज हाँ, क्लियर। ओके ओके। अगर नहीं समझता है, कुछ डाउट्स है, यू कैन फील फ्री टू डीएम अस, यू कैन फील फ्री टू ईमेल अस एज वेल, ताकि हम लोग भी उसके ऊपर कुछ स्टेप्स रहेगा, वी कैन शेयर इट विद यू गाइस। बट यू गाइस हैव टू टेक दैट स्टेप, जिसमें आपको ये सब पढ़ना पड़े और आपको समझे कि बिजनेस में रिस्क क्या कैरी कर रहा है और उसका फ्यूचर आउटलुक कितना स्ट्रॉन्ग है उस कंपनी के बारे में। ओके। अगेन अभी किसी ने बोला कि प्लीज एक कोई भी बिजनेस का हम लोग को एग्जाम्पल के साथ समझाओ, तो मैं एक क्विक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं एकदम इन डिटेल नहीं जा सकता हूँ, पूरा टाइम इसमें चले जाएगा वरना। तो एक जैसे कि हमारा राजा का एनुअल रिपोर्ट का क्या होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस है, इसके अंदर एक मार्केट रिस्क का डाला है। इन्होंने बोला कि अगर डिमांड एडवर्सली इम्पैक्ट करता है तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स खराब हो सकते हैं, ओके। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज जो इन्होंने अभी, ये क्या होता है, अभी तुमने अगर एनालाइज किया ही है हमारा राजा को, पहले भी तुमने क्वांटिटेटिव बेसिस पे किया है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कंपनी ने नया नया प्लांट्स डाला है अभी फॉर लिथियम आयन बैटरीज। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर उसके डिमांड में या फिर ओवरऑल बैटरी के डिमांड में अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है, तो उन्होंने जो एंटिसिपेट किया था वो प्लांट से बोलते हैं ना सेल्स जनरेट करने का, वो कम हो सकता है, जिसके वजह से उनका इनफैक्ट खराब होगा, जिसकी वजह से उनका सेल्स ग्रोथ खराब हो सकता है, जिसकी वजह से उनका मार्जिन खराब हो सकता है, ओके। तो this is one of the market risks that Amara Rajesh talking. We if you have analyzed quantitative basis पे, तो तुम इसको फटाफट मिक्स मैच कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंडली अपॉर्चुनिटी में क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्पाइट कंसर्न्स ओवर इकोनॉमिक कंडीशंस, द बैटरी साइज इज एक्सपेक्टेड टू, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अगर सपोज इकोनॉमिक कंडीशंस में खराब है भी, तो भी मार्केट साइज, जो भी बैटरी का मार्केट साइज है, वो ओवर द इयर्स इतना बढ़ सकता है। मतलब उन्होंने 5 to 7 years का अपना पूरा आउटलुक दिया 2029 तक का, ओके। जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि मे बी इन शॉर्टर टर्म, इन शॉर्ट टर्म थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग अभी भी अफर्म्ड है कि हम लोग ने जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो भी वो लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसका डिमांड स्टेडी रहेगा इन लॉन्गर टर्म। अगर शॉर्टर टर्म में कुछ क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आ भी गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से, तो लॉन्गर टर्म में मैनेजमेंट इज अफर्म टू गेट दैट डिमांड, ओके। इसका मतलब कि उन्होंने देखा है कि कुछ कुछ बीच में शायद 3 3 4 4 साल में साइकिल्स आते रहेंगे जिसमें ऑटोमोबाइल में सेल्स का स्लो डाउन आता रहेगा, लेकिन इन लॉन्गर रन वो लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इतना ग्रोथ आएगा, दैट इज 16%। जीडीपी आज के टाइम पे 6 7% पे अपना ग्रो कर रहा है, एंड अगर ये कंपनी बोल रहा है कि उन लोग का इंडस्ट्री साइज 16% के रेट पे बढ़ सकता है, कैगर पे बढ़ सकता है, देन इट इज एक्सीलेंट, ओके। तो यू हैव टू गेट दीज पॉइंट्स। मैंने एग्जांपल के लिए क्विकली एग्जांपल समझाया जो मेरे स्क्रीन के सामने था। तुम लोग जो भी कंपनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर का तुम्हें एनालिसिस समझना है, उसका पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। वी होप ये सब सबको समझाओ, ओके। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। फर्स्ट, अभी अंडरस्टैंडिंग क्राइसिस, देखो जो फर्स्ट पॉइंट तो तुम समझ गए। अभी तुमने काफी बारे रिस्क फैक्टर्स देखे रहेंगे, तुम एनुअल रिपोर्ट में भी तुम चेक करते हो, तुम्हें कोई रिस्क फैक्टर्स दिखता है, कोई तुमने बाहर सुना रहेगा अभी, जैसे पेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बेयर मार्केट के अंदर क्राइसिस के अंदर है, ठीक है। अभी क्यों होता है, अभी किसी ने पूछा कि जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है। अब जीडीपी स्लो डाउन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कभी वॉर हो गया, कभी ग्लोबल पॉलिसी चेंज होने का हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये होता है जहाँ पे आरबीआई खुद को कर्व करना चाहता है रेपो रेट कट से या फिर ऐसा कोई, तो बहुत सारे ऐसे क्राइसिस आते हैं कंपनी के पास जो कंपनी के वजह से नहीं आ रहे, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। कोई इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो गया कहीं, ईरान और इराक ने बोलता ना वॉर शुरू कर दिया, एंड यहाँ पे कैसे कि जो कंपनी वहां पे एक्सपोर्ट्स बेचती थी, वहां का उनका
यू कैन से पूरा सेल्स अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी इतना इजीली उनको सेल्स करने नहीं मिलेगा या फिर माल बेचने नहीं मिलेगा, है ना, एक्सपोर्ट में नहीं डालने मिलेगा। काफी बारी ईरान इराक से ऐसे काफी सारे सी रूट्स जाते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द वॉर। ठीक है, तो उसके वजह से फिर नया रूट चूज करना पड़ता है, जिसके अंदर कंपनी को डिफिकल्ट होता है या फिर ज्यादा टाइम लग जाता है वहां तक पहुंचाने के लिए, यूरोप तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो भी एक्सवाइजेड चीज। तो काफी बारी ऐसे कंपनीज, बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में क्राइसिस फेस करती है, जो उनके वजह से नहीं आ रहे, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अभी वो क्राइसिस कैसे होता है, इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई क्राइसिस। ठीक है, मतलब कोई कंपनी का कोई डिमांड या क्राइसिस नहीं है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री को फेस कर रहा है। जैसे 2022 में सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रॉब्लम हुआ था, तो उसकी वजह से टेक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों ही बहुत डाउन टर्न में चले गए थे, 40-50% करेक्ट कर चुके थे। एंड दैट वाज द रीजन जहाँ पे अभी सब लोग को लगा कि अरे अभी ये बोलता ना, ये क्राइसिस में तो टेक इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्ट करना है, ऑटोमोबाइल में क्यों इन्वेस्ट करना है, ये पूरे फैक्टर्स बाहर आ रहे थे। अगेन दूसरा, रॉ मटेरियल प्राइसेस स्क्वीजिंग। अभी कैसा होता है, रॉ मटेरियल्स का वॉर के वजह से सपोज रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि ऑयल का प्राइसेस ऊपर जा रहा है, उसके वजह से टायर मैन्युफैक्चरिंग महंगा पड़ रहा है। तो अभी कैसा है, टायर वो लोग महंगा करेंगे तो टायर कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए या फिर टायर कोई खरीदेगा नहीं, जो ओईएम्स रहते हैं वो लोग उनके कॉम्पिटिटर से टायर खरीदने लग जाएंगे। तो उनको टायर का प्राइसेस वो अचानक से नहीं बढ़ा सकते जितना भी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ा है। ठीक है, तो उसके वजह से रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर बढ़ा तो काफी बारी कंपनी के प्रॉफिट स्क्वीज हो सकते हैं, जो कि बुरा क्वार्टर दिख के आता है, एंड देन स्टॉक डंप होता है ओके मार्केट में। हाँ, फिर ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे पूरा इकोनॉमी ही बुरा चल रहा है, मतलब इंडिया का जो भी सप्लाई डिमांड था, जो आरबीआई को बोलते हैं ना लेवल करने का रहता है, वो खराब चल रहा है। मतलब कि लोन महंगा मिल रहा है या फिर हाउसिंग लोन्स महंगे हो गए, कुछ भी बोलो, जो पूरा इकोनॉमी है वो डाउन टर्न में चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड्स पे ज्यादा अपने को तारिफ लग रहे हैं। ठीक है, टैरिफ। टैरिफ लग रहे हैं। तो ये चीजों की वजह से भी ये सब रिकवरेबल, मतलब ऐसे एक्चुअली में कंपनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कंपनी के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, मतलब बाहर से इम्पैक्ट आया है। ओके, रिकवरी क्राइसिस डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब ऐसे क्राइसिस जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन ऐसे फैक्टर्स इरिकवरेबल क्राइसिस, ठीक है, मतलब मैं पहली बात तो क्यों समझा रहा हूँ तुम्हें रिकवरेबल इरिकवरेबल क्राइसिस क्यों समझा रहा हूँ। पहली बात, रिकवरेबल क्राइसिस समझोगे तो तुम्हें समझेगा कि जब भी तुम कोई भी कंपनी का या फिर इंडस्ट्री का क्राइसिस पढ़ रहे हो, तो वो एक्चुअली में इन्वेस्टेबल है या फिर इग्नोर करना चाहिए उसको। कुछ क्राइसिस होते हैं ऐसे जो तुम इग्नोर करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अभी वो कैसे होता है, इरिकवरेबल क्राइसिस कैसे होता है, मैनेजमेंट इश्यूज। ठीक है, जैसे कि फ्रॉड, टेक इट यस बैंक। ठीक है, जब भी 2019-20 में कुछ लाइमलाइट्स आए थे उसके बारे में, तो लोगों ने फिर भी यस बैंक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के सोचे थे, जब भी वो 200 पे था। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैड इन्वेस्टेड इन यस बैंक एट 400 के लेवल पे, उसने 200 पे बायबैक किया, 100 पे बायबैक किया, 50 पे बायबैक किया। So they kept buying back, but in what stock which was facing management issues? तो आज तक वो ऊपर नहीं आ पाया क्योंकि फ्रॉड हुआ था। ठीक है, अभी फ्रॉड वाली कंपनी में क्या है कि तुम अगर 100 करोड़ तुम्हारे पैसे लगा रहे हो कोई बैंक में, तो तुम ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो फ्रॉड का हिस्सा बन चुकी है, या फिर ऐसे बैंक में डालना चाहोगे जो नहीं बने, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बैंक्स आउट देयर जहाँ पे लोग अपने बड़े बड़े पैसे उस बैंक के अंदर अपने पैसे डालना चाहेंगे। एफडी भी कर रहे हो तो तुम येस बैंक जैसे बैंक में एफडी करना चाहोगे प्रेफरेबली, या फिर एसबीआई या फिर एचडीएफसी ऐसे कोई बैंक में तुम एफडी करना चाहोगे जो ज्यादा सेफ्टी देते हैं तुम्हारे पैसों को। तो ऐसे बहुत सारे इरिकवरेबल क्राइसिस आ जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, डेट ज्यादा है कंपनी पे। ठीक है, मतलब अगर 3-4 टाइम्स तुम्हारी इक्विटी के डेट है तो तुम्हें समझ में आता है कंपनी कल बैंकरप्ट जा सकती है। ओके, फिर इंटेंस कंपटीशन, जैसे कि जियो ने वोडाफोन और आइडिया को मार दिया, तो ऐसा कोई कंपटीशन आ जाता है जो बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, या बहुत ज्यादा यू कैन से इंटेंस कंपटीशन लेके आ रहा है इंडस्ट्री में, जो बाकी प्लेयर्स को खा ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारे डोकोमो वोकोमो इतने सारे थे, वो सब बंद हो गए। ठीक है, तो ऐसे कोई इंटेंस कंपटीशन आ जाता है जो कि पूरी इंडस्ट्री को हिला देता है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इरिकवरेबल क्राइसिस, जिसके अंदर कंपनी शायद रिकवर नहीं कर पाए। ऐसे क्राइसिस जिसमें कंपनी खुद के वजह से क्राइसिस के अंदर गया, ओके, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, कंपनी ने डेट ज्यादा ले लिया एक्सपेंशन के चक्कर में, लेकिन अभी डेट पे ऑफ नहीं कर सकता है, मे बी क्योंकि उसको जितना कैश जनरेशन का कैपेबिलिटीज नहीं था बिजनेस के पास। बैंक से रिस्क आ जाता है, जिसकी वजह से इंटेंस कंपटीशन आ गया, जो अगेन थोड़ा आउटसाइड फैक्टर्स है, लेकिन तुम कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एज एन इंटरनल फैक्टर भी वो गिना जाता है।
वी होप सबको रिकवरेबल क्राइसिस एंड इनरिकवरेबल क्राइसिस का फर्क समझ में आ रहा है। इफ यस देन गिव मी अ थम्स अप। हाउ डू सी आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टर रिजल्ट परफॉर्मेंस, व्हाट आर यू, हम लोग बाद में Q&A में उस पर डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज बोल देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल जिसमें रिकवरेबल इररिकवरेबल क्राइसिस का आप बात करोगे, दैट विल बी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। जैसे किशन ने इतना बताया कि अगर पूरा इंडस्ट्री डिमांड सप्लाई आगे पीछे हो गया है, रॉ मटेरियल प्राइस तो ठीक है उसमें नहीं होता है, प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा खेल हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है या फिर उसके ऊपर उनको रेट कट्स के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है सिचुएशन, उस हिसाब से पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडस्ट्री को ही बहुत ज्यादा लागू पड़ता है कि उनको कितना वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, सब फंड मिनिमम फंड जो मेंटेन करना होता है, सेफ्टी फंड और ये वो, तो वो हिसाब से फिलहाल थोड़ा भारी है। इस वजह से पूरा क्राइसिस ही वहाँ पे चल, पूरा इंडस्ट्री पे ही पूरा क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है। मतलब अभी तुम देखोगे, हाँ, कोटा, ये कल्याण ज्वेलर्स इज फेसिंग मैनेजमेंट क्राइसिस, राइट? तो वो ये क्या है, मतलब ऐसा फ्रॉड का एलिगेशन हुआ, इसके अंदर क्यों घुसना है? ठीक है, ऐसे काफी सारे इंडस्ट्रीज निकलेंगे। जैसे अभी हार्दिक ने बोला स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्री, अभी वो क्या फेस कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री फेस कर रहा है, कोई स्पेसिफिक कंपनी का गलती नहीं है। इक्विटास नीचे, उज्जीवन नीचे, एयू नीचे, सब नीचे। ठीक है, वो क्यों नीचे है? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो जहाँ पे एक्चुअली में इनका प्रेजेंस रहता है, ऐसे बैंक्स का, रूरल एरियाज में, वहां पे डिमांड का इश्यूज है। ठीक है, मतलब वहां पे लोग लोन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे लोन? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट क्या होता है, जिसपे आरबीआई से बैंक्स लोन लेते हैं। ठीक है, मेन जहाँ पे लोनिंग सिस्टम स्टार्ट होता है एक तरीके से। ठीक है, तो वही अगर 6.5 के आसपास चल रहा है, 6.5% के आसपास चल रहा है, तो तुम्हें भी तो बैंक ज्यादा लोन महंगा ही देने वाला है। तो उसके वजह से ज्यादा लोग लोन नहीं लेते। अगर तुम्हें कोई होम लोन सस्ता दे रहा होगा तो तुम घर खरीदने का सोचोगे, है ना? लेकिन अगर होम लोन महंगा है तो तुम अभी डीले करोगे और तब सोचोगे जब भी थोड़ा कम होएगा तब लूंगा घर, है ना? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाख्स और करोड़ का डिफरेंस आ जाता है तुम्हारे कैलकुलेशंस में। तो लेकिन ये सारे जो अमाउंट्स है किशन की जो बोल रहा है, सॉरी टू से, बट सिचुएशन में फर्क इतना पड़ता है कि इस वजह से ये सब जो कंपनीज होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और ये सब के जो स्टॉक्स रहते हैं, वो सबका हिट इसलिए रहता है क्योंकि उनका फंडामेंटल्स में आपको दिखता है कि अरे थोड़ा सेल्स डगमगा गया, उनका जो उनका जितना अच्छे से बिजनेस चल रहा था उतना नहीं चल रहा है, तो इसलिए पूरा इंडस्ट्री पूरा क्राइसिस फेस करता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इरिकवरेबल क्राइसिस में चलता है, इट गोज वाया रिकवरेबल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल उनको अच्छे रेट में मिल सकता है जिसमें वो लोग अच्छा और बैंक लोन दे सकते हैं आगे कंपनीज को। ये सब की वजह से वो रिकवरेबल क्राइसिस फेस कर सकता है रादर देन इरिकवरेबल। आई थिंक दिस इज अ रिकवरेबल क्राइसिस जिसके वाया दीज स्टॉक्स कैन अगेन टेक अ गुड बूम एंड वहां से वो लोग वापस रिकवर कर सकते हैं अपने प्राइस को। अब कहने की बात ये है कि आरबीआई फर्स्ट टाइम ऐसे रेपो रेट्स नहीं बढ़ा है, उसने पहले भी बढ़ा है। और हाँ। कभी ये कैसा होता है कि अगर बैंक्स के पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रहा है तो उसके वजह से उसका प्रॉफिट्स कम होता है। ठीक है, जिसके वजह से सारे बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक रहते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं उस चीज से, तो वो नीचे ज्यादा क्रैश हो जाते हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इरिकवरेबल क्राइस हो गया, है ना? आज नहीं तो कल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को, अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो सिर्फ अर्बन, बोलते हैं ना, अर्बन एरियाज पे फोकस नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को रूरल एरियाज में फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, जब भी अपने इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा स्टेबल होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आरबीआई को भी चाहिए कि रेपो रेट्स कट हो, ताकि कंजम्पशन बढ़े इंडिया में। ठीक है, और जीडीपी का ग्रोथ वापस से आए। तो ये सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है, जो कि अभी बैंक के हाथ में तो है नहीं। बैंक तो खुद का बेस्ट दे रहा है, बैंक चालू भी है, बैंक के पास रिजर्व भी है, बैंक के पास जो भी उसको क्राइटेरिया रखने रहते हैं जिसमें वो समझ में आता है कि वो सेफ बैंक है, वो उसने रखा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर पूरा क्राइसिस ही चालू, इंडस्ट्री में क्राइसिस चालू है या फिर यू कैन से इकोनॉमिक क्राइसिस चालू है, तो उसके अंदर बैंक भी क्या कर सकता है? लेकिन आज नहीं तो कल ऐसे क्राइसिस आते हैं, वो 1 2 3 साल में मिनिमम रिकवर हो जाता है। तुम जब भी रिकवरी का क्राइसिस देखते हो तो ये देखना है कि एटलीस्ट 2 या 3 साल में वो रिकवरी हो जाएगी कि नहीं क्राइसिस की। ऐसा नहीं हो कि तुम कोई क्राइसिस आइडेंटिफाई करो तो सोचो कि ठीक है ना, 5 7 साल में तो हो ही जाएगा। तो 5 7 ईयर्स तो तुम कहीं और अपने पैसे पार्क कर सकते हो ना, कोई बेटर इंडस्ट्री में, है ना? तो 2 3 साल में तुम मल्टीबैगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ठीक है कोई ऐसा क्राइसिस है जो 1 2 साल में नीचे हो मार्केट, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आने लगे या फिर इंडस्ट्री क्राइसिस ओवरकम करने लगे। ओके, ऐसे क्राइसिस में मत जाना जिसमें हो सकता है कि वो बहुत सालों तक चले। डस कंपनी हैव इनफ रिसोर्सेज अगेन? जैसे कि अभी बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो अलग क्या बोलते हैं रेशियोज देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी कोई क्राइसिस क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि टायर कंपनी का एक रख लो जिसमें अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, तो ऐसे टाइम पे मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज है कि ये पीरियड वो सस्टेन कर पाए? ठीक है, जैसे जेके टायर के पास क्या इतने
रिसोर्सेज है, जैसे कि उसका डेट लेवल कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। अपोलो टायर्स, उसका डेट लेवल कंट्रोल है या नहीं, ठीक है। क्या कंपनी के पास इतना एफसीएफ है, फ्यूचर कैश फ्लो, जो भी लास्ट लेक्चर बैठा रहेगा उसको ये पता रहेगा। थोड़ा वापस से क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मिक्स करना पड़ता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ, ठीक है। लेकिन ये रिस्क से या फिर क्राइसिस से एकदम डर नहीं जाना, लेकिन ये दोनों में डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। तुम जो भी क्राइसिस पढ़ते हो कोई भी बिजनेस का, उसको रिकवरेबल या इरिकवरेबल क्राइसिस में तुम्हें सिचुएट करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने रिस्क एपिटाइट को समझ पाओ। कुछ लोगों के पास अगर रिस्क एपिटाइट है अदानी का भी, ठीक है, कि भाई अदानी जैसा मैनेजमेंट भी मैं अपने पैसे डाल सकता हूँ, देन यू हैव हाई रिस्क एपिटाइट, यू कैन कीप इट एनीवेयर। लेकिन ये हम लोग के हिसाब से बेटर क्राइसिस का हम लोग ने डिफरेंशिएट करके रखा है कि हम लोग कहने क्या रिकवरेबल क्राइसिस है और हम लोग कहने क्या इरिकवरेबल क्राइसिस है। सो गाइज, कुछ इतना ऐसा क्लिक हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों क्राइसिस समझ रहे हैं? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एज वेल ओवर हियर? There's a good correction in the market. There are stocks which are 30, 30, 40, 40% down as well. There are stocks that are going through crisis. At the same time, you have to understand कि क्या वो एक falling knife है या फिर एक recoverable crisis है जिसमें आपको एक opportunity मिल सकता है. That's what we are trying to identify over here. हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग को एक चीज समझना है कि आज नहीं तो कल अगर वो स्टॉक ऊपर आ सकता है कि नहीं, आपका जो गट फीलिंग रहता है वो गट फीलिंग क्लियर करके देगा कि आप उसको कॉन्फिडेंस से बाय कर सकते हो कि नहीं। ये चीज आपको कहाँ पढ़ना है? एनुअल रिपोर्ट्स में मिल सकता है। यू कैन रीड द कॉन कॉल्स एज वेल। उसमें मैनेजमेंट खुद सामने से आके बोलता है कि आज नहीं तो कल ऊपर आ सकता है। दैट विल लर्न इन द फर्दर लेक्चर, जहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस को और अच्छे से समझाएंगे कि तुम कॉन्कॉस कैसे पढ़ सकते हो, क्रेडिट रिपोर्ट्स कैसे पढ़ सकते हो, तो वो चीज भी समझेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल ये चीज समझो कि तुम्हें अगर बाहर से भी कोई क्राइसिस समझ में आ रहा है कंपनी का कि क्या चल रहा है न्यूज पढ़ के वगैरह, तो तुम रिकवरेबल रिकवरेबल में डिफरेंशिएट कर पाओ उसको। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। करंट टाइम्स में अगर रिकवरेबल क्राइसिस की बात करूं, तो हम लोग ने इसके ऊपर रील भी बनाया था बीच में, जब भी कोटक के ऊपर ये क्राइसिस पड़ा था, ठीक है। इट हैड हिट लोअर सर्किट 10% का, आई गेस, जहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, एंड इट हैड वेंट टू अ वेरी लोअर वैल्यूएशन। ओके, अभी भी वो लोअर वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड यू कैन से कोटक का। एंड कोटक का अभी क्राइसिस समझते हैं क्या है। क्राइसिस क्या था? April 24 को ये न्यूज आया था कि आरबीआई ने कोटक बैंक के ऊपर बैन लगाया है कि वो न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता है एंड न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। ओके, अभी इसके वजह से अभी ये जो भी क्राइसिस आया, ठीक है, तो उसकी वजह से लोअर सर्किट लग गया। क्या सोच के? शॉर्ट टर्म सोच के। अभी जो भी जिसने भी बेचा है, बड़े प्लेयर्स ने या फिर जो लोग ने, उन लोगों को मालूम है कि ये वाला जो भी पैनिक क्रिएट हुआ है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बैनिंग की है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने ये नहीं बोला कि कोटक का मैनेजमेंट इशू है, ठीक है। अभी ये बैन क्यों लगाया गया था वो पढ़ना पड़ता है। बैन क्यों लगाया गया था पता है? क्योंकि उनका जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो ये लोग जिस हिसाब से अपना डेटा स्टोर कर देते हैं, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके, वो लोग ने अच्छे से स्टोर नहीं किया था। दैट वाज इट, इतना ही इशू था, जो कि कोटक ने क्लैरिटी दी है कि हम लोग 6 से 9 महीने में इसको इनलाइन लेके आएंगे, आरबीआई के साथ काम करके कंप्लायंस में लेके आएंगे। ये होता है शांति से बात करना, ठीक है। बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं जो चैलेंज करता है आरबीआई को, कह रहे नहीं नहीं हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, तो वहां पे फिर और ताकजात होती है, ठीक है। वहां पे फिर और गंभीर समस्या हो सकती है, ठीक है। देन इट कैन गेट इनटू वर्स थिंग्स, जैसे पेटीएम का हुआ था, जहाँ पे एक बार नीचे गिरा तो गिरते गया, ठीक है, बाद में रिकवर किया, जो भी है। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू सी दैट इज इरिकवरेबल क्राइसिस फॉर अस, वी वुडंट इन्वेस्ट इन पेटीएम। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक्चुअली में केस बना वहां पे जो यू कैन से जो एंगल्स देखे जा रहे थे, दैट वाज इनटू द इरिकवरेबल क्राइसिस। यहाँ पे रिकवरेबल क्राइसिस क्यों है? क्योंकि कोई मैनेजमेंट फ्रॉड का एंगल नहीं था। ओके, एंड एट द सेम टाइम कोटक ने ये एश्योर किया कि हम लोग 6 to 12 मंथ्स के अंदर इसको पूरा जो भी आपको लग रहा है हम लोग कंप्लायंस के नहीं है, वो कंप्लायंस के अंदर आ जाएंगे 6 to 12 मंथ्स में। कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम्स आना बहुत नॉर्मल है। कंपनी उस चीज को कैसे हैंडल करता है, यहाँ समझ आता है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। बिकॉज अगर ऐसा कोई कंपनी निकले जो बोले कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, तुम्हारे साइड से कुछ गलती है, तो दैट बिकम्स क्या यार, एक बार तुम रिस्पॉन्ड तो करो कि उन्होंने क्या बोला है, हाउ टू रिस्पॉन्ड थिंग्स एंड एवरीथिंग। जबकि यहाँ पे कोटक ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि ठीक है, वी विल इम्प्रूव इट एंड हम लोग और बेटर कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं, वी विल कोऑपरेट। जो कोऑपरेट करता है उनका समझ में आता है कि उनको मैनेजमेंट को आगे बढ़ना है। दैट वाज फ्रॉम व्हाट यू कैन रेड फ्रॉम द न्यूज। ओके, हाँ, अभी एक्चुअली में क्राइसिस क्या चालू है कोटक के साथ, ठीक है। कोटक ने सिर्फ ऐसा नहीं था कि कोटक के ऊपर ये बैन आया उसके बाद जाके वो इतना अंडर वैल्यूड हो गया था, ठीक है। इट वाज ऑलरेडी इनटू द अंडर वैल्यूशन स्टेज, क्योंकि वो दो क्राइसिस से जा रहा था, ठीक है। इन टोटल अगर मैं कंपनी को एनालाइज करूँ, तो उसके जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी मैं पढ़ूँ, उससे मेरे को दो क्राइसिस समझ में आ रहा था। फर्स्ट क्राइसिस
एफआईएस का पार्टिसिपेशन लिमिटेड है 2021 से। अभी कैसा होता है कि एफआईएस से ड्रिवन है कोटक, ठीक है, कोटक में जो हाईएस्ट स्टेक होल्ड करते हैं वो एफआईएस करता है। जब तक एफआईएस उसके अंदर पंप नहीं करेंगे पैसा, तब तक कोटक का स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाइस पे लगाना, या फिर बोलते हैं ना हाई, बोलते हैं ना न्यू हाइस लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उसमें मोमेंटम आना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो उसके वजह से इट वाज वन थिंग दैट एफआईएस का पार्टिसिपेशन थोड़ा लिमिटेड है इंडियन मार्केट्स में ही पूरा, ठीक है, पूरे इंडियन मार्केट्स में। ऐसा नहीं कि कोटक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। 2021 से एफआईएस निकले तो है, लेकिन फिर आए नहीं है जितना अफॉर्मेशन से आना चाहिए, ठीक है। And this Kotak, HDFC, few of the banks, these banks are driven by FIs. Okay, मतलब उनका जो पूरा पंप होता है वो FIs से ही होता है। ओके, दूसरा आरबीआई का रेगुलेटरी कंसर्न, जो अगेन हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे हैं 24 अप्रैल को हुआ, वो हम लोग ने पढ़ा 24 अप्रैल को ही सब चीजें खत्म हो गई थी, जहाँ पे वो लोग ने बता दिया कि ठीक है हम लोग 6 to 12 months इसके साथ काम करेंगे आरबीआई पे, एंड वी विल वर्क ऑन दिस। तो दिस वाज इरिकवर सॉरी दिस वाज रिकवरेबल क्राइसिस फॉर अस, राइट। एंड एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जब ये क्राइसिस में गया और बैंक ने लोअर सर्किट मारा, तो उसके वजह से जो यू कैन से वैल्यूएशन था कंपनी का इतना ये हो गया, बोलता अट्रैक्टिव हो गया कि भाई इतने सस्ते में मिल रहा है। एक्चुअली में 2020 में भी इतना सस्ता नहीं था ये बैंक, यार ना 2008 के क्राइसिस में इतना सस्ता था जितना अभी के टाइम पे वो सस्ता है ना। तो वी थॉट कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है कि यहाँ से स्टॉक 10-20% ऊपर नीचे मूवमेंट दे सकता है, लेकिन कोई मेजर डाउनफॉल नहीं आ सकता है मार्केट में, क्योंकि इसके साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब अगर इससे कम पीवी में गया तो यू कैन से कि कंपनी में या तो कुछ बड़ा ही मेजर इम्पैक्ट आ गया, मैनेजमेंट इश्यूज आ गया, तब जाके वो इतना नीचे जा सकता है। ओके, कॉमन सेंस है, अगर बिजनेस डिसेंट चल रहा है और अगर कोई रिकवरेबल क्राइसिस है तो बिजनेस के पास एक लिमिट होता है गिरने का भी। कोई भी कंपनी 1-2 पीवी पे अगर चला गया देन इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर द अपसाइड नाउ, कि अगर कुछ भी अच्छा होता है, कुछ अच्छा न्यूज आता है, यहाँ से रिकवरी का चांसेस ज्यादा है rather देन डाउनफॉल, ठीक है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कैसे समझना होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, तो वी होप तुम लोग ने समझा होगा उस टाइम पे। बट दिस पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन अट्रैक्शन इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नो जो भी रिकवरेबल क्राइसिस में जाते हैं उनका वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आई होप सब लोग को समझ रहा है गाइस, जो मेरे फर्स्ट 4 लेक्चर्स में बैठे हैं, जो है हमारे ग्रोथ स्क्वाड के सच्ची लोग एकदम, जिन लोगों को है पढ़ना है फंड एनालिसिस, आप थम्स अप दैट्स इट। ऐसे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, देखो सब लोग कनेक्ट हो रहा है। हम्म नाइस तो नाइस। इतना चीज समझो कि जब भी तुम रिकवरेबल क्राइसिस भी देखते हो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोट कर लो कि जब भी तुम रिकवरेबल क्राइसिस भी देख रहे हो, तो हमेशा वैल्यूएशन को देखना, वरना वो शायद रिकवरेबल हो ही ना, ठीक है। मतलब कि कंपनी कोई क्राइसिस से जा रहा है तो उसके अंदर उसको अंडर वैल्यूड हो जाना चाहिए, इतने क्राइसिस पे जाए तब जाके तुम उसको एक्यूमुलेट करो ताकि वो तुम्हें मल्टीपैक रिटर्न दे पाए, है ना। तुम अभी का अभी ऐसा इन्वेस्ट करो, अभी अभी क्राइसिस चालू हुआ और मैं मेरे को लग रहा है कि अभी खत्म हो जाएगा 6 महीने में मेरे को मल्टीपैक रिटर्न मिलेगा, ऐसे नहीं। अगर कोई क्राइसिस से जा रहा है कंपनी, तो उसको एटलीस्ट इतना नीचे जाने दो कि वो एकदम अंडर वैल्यूड हो जाए, जिसमें उसके पास फिर और नीचे जाने का चांसेस नहीं हो, लेकिन और ऊपर जाने का ज्यादा चांसेस हो। ओके, मतलब वैल्यूएशन इतना अट्रैक्टिव हो जाए। वी होप सबको समझ रहा है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। गिव अस अ मोर थम्स अप ताकि हम लोग को और समझ। कॉन्फिडेंस है। हाँ, यस यस। ओके, ओके ओके। अभी थर्ड पार्ट है बिजनेस साइकिल समझना, ठीक है। अभी ये देखो, ये जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हो और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हो ना, तो समझ में क्या आता है कि लोगों को यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस चलानी पड़ती है, ठीक है। पहले क्या है, क्वांटिटेटिव में तुम एक्सेल में डालो, तुम स्क्रीनर पे डालो, तुम्हें फटाफट फॉर्मूला डाल के नंबर आ देंगे। अब नंबर्स को समझना, नंबर्स से क्या डिराइव करना है वो समझना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट कम्स इनटू क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अभी ये टाटा मोटर्स का एग्जांपल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बिजनेस साइकिल आता है, ठीक है, जो जिसमें वो 5-7 ईयर्स एकदम ऊपर जाता है और फिर 2-3 साल नीचे आता है, ठीक है। अभी वो कैसे आता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। ये जो भी बिजनेस साइकिल लोग बोलते हैं कि अरे ऑटोमोबाइल इज गोइंग थ्रू अ डाउन साइकिल, तो डाउन साइकिल कैसे मालूम पड़ा, व्हाट डिड दे सी जिससे समझ में आया कि डाउन साइकिल है। क्योंकि बाहर से तो सब प्रीटी लग रहा है, बाहर से तो सब अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे बड़े प्लेयर्स भी ऐसा क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अपन नहीं देख पा रहे, ठीक है। क्योंकि सेल्स ग्रोथ तो अच्छा ही लग रहा है अभी भी, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, अरे सब लोग फेंक रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। ऑटोमोबाइल कंपनीज में कैसे बिजनेस साइकिल ढूंढना होता है, अभी ऑफ कोर्स हम लोग सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, हम लोग दो बिजनेस इंडस्ट्रीज को कवर करने वाले हैं, ऑटोमोबाइल और एएनसी कंपनीज को। बट उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर डाउन साइकिल्स आते हैं, लेकिन तुम जितने ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा तुम समझोगे साइकिल्स को, ओके। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा और समझाएंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री का भी कैसे पढ़ना होता है। फर्स्ट we'll go through with automobile companies using
टाटा मोटर्स। ओके, ये टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट है। अगर तुम्हें ये समझना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डाउन साइकिल आ रहा है या फिर टाटा मोटर्स के बिजनेस में डाउन साइकिल आ रहा है, तो किससे समझेगा? सेल्स से नहीं समझेगा, तुम्हें इन्वेंट्री से समझेगा। अभी सपोज तुमने एज अ बिजनेसमैन, मैंने 35,000 करोड़ के इन्वेंट्री रखे थे, ठीक है। अभी अगर मेरा माल सेल हो रहा है तो मैं और एंटिसिपेट करता हूँ और मैं इन्वेंट्री को भरते आता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा इन्वेंट्री बिकते भी रहना चाहिए ना, तब जाके वो साइकिल ऑन गोइंग रहेगा, है ना। मेरा बिजनेस साइकिल पॉजिटिव तब माना जाएगा जब मैंने इन्वेंट्री स्टेबल रखा या फिर कम कर देगा, एंड एट द सेम टाइम मेरा सेल्स ग्रोथ हाई हो रहा है, ठीक है। मेरा इन्वेंट्री भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा सेल्स ग्रोथ थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया या फिर यू कैन से थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, देन इट्स अ बैड थिंग। ओके, जैसे कि अभी टाटा मोटर्स का देखो, 2020 से उसका यू कैन से जो इन्वेंट्री था वो बार बार कम हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ईवी का डिमांड रिवाइव हो रहा था, ठीक है। मतलब ईवी का कार्स और उन्होंने बना दिया था, पर ईवी बिकना स्टार्ट हुआ 2020 से, ठीक है। मतलब बहुत लोग ऑप्ट करने लगे, तो उसके वजह से उनका इन्वेंट्री थोड़ा बेटर मैनेज हो रहा था। ओके, जिसमें वो लोग ये कर अभी 2023 से साइन आ गया कि यहाँ से थोड़ा इन्वेंट्री वापस से बढ़ने लगा। लेकिन ये क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि नए वेरिएंट निकाले टाटा टाटा ने, ठीक है, उसके वजह से ये बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही साल में तुम अपना जजमेंट ले लो, ठीक है, और एक साल दो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट एवरी ईयर अपडेट होता है, तो तुम ये साल साल में ही एनालाइज कर पाओगे, हर क्वार्टर में नहीं कर पाओ शायद, ठीक है। तो जब भी तुम ये चेक कर दो, 2023 में ओके इन्वेंट्री बढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन अभी क्या 2024 में और बढ़ा, ठीक है। 2024 का सितंबर हाफ का जो ये लोग ने रिजल्ट पोस्ट किया, उसमें और सिग्निफिकेंटली बढ़ा। तो इसके ये सब देख के बड़े लोग ने बोला ओ डैम, इसके वजह से अगर इन्वेंट्री बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और सेल्स में थोड़ा स्लो डाउन है, इसका मतलब कि जो डिमांड एक्सपेक्टेड था, टाटा मोटर्स को डिमांड एक्सपेक्टेड था कि यू कैन से जो मेरा ईवी कार्स मैंने बहुत सारा बना के रखा है ये सोच के कि अभी बहुत लोग लेने वाले हैं इसको, एक्चुअली में नहीं ले रहे, ठीक है। कुछ भी डिमांड कोई भी रीजन से कम हो सकता कोई भी रीजन से कम हो सकता है। अब दो टाइप के बिजनेस साइकिल आ सकते हैं। एक आता है इंडस्ट्री साइकिल, डाउनटर्न आ सकता है ऑटोमोबाइल में, जिसमें सारे ऑटोमोबाइल कंपनी सिमिलर इन्वेंट्री इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली सारे जो भी Hyundai हो गया या फिर जो भी मारुति हो गया, वो सबके इन्वेंट्री धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि एक साइन देता है कि पूरे इंडस्ट्री में डाउन साइकिल आ रहा है। वो क्यों आ सकता है? क्योंकि इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों के जॉब ज्यादा हाई पेइंग नहीं है, ठीक है, लोन्स महंगे मिल रहे हैं। मतलब कार लोन्स अगर 9, 10, 12% पे मिल रहे तो लोग प्रेफर नहीं करते लेना, ठीक है, या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो ऐसे भी रीजंस की वजह से इन्वेंट्री साइकिल बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्री चेक करते हो तो समझ में आता है कि साइकिल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब क्या ऐसे स्टॉक्स को छोड़ देना चाहिए? मतलब अगर जो स्टॉक का इन्वेंट्री साइकिल बढ़ रहा है, क्या वो वर्थलेस हो गया? क्या वो अभी इन्वेस्टेबल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब भी एकदम इन्वेंट्री बढ़ने लगता है तो काफी बारी जो स्टॉक्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप गिर जाते हैं, ठीक है। मतलब स्टीप करेक्शन आ जाता है, ऐसे करेक्शन नहीं आता, ऐसे करेक्शन आते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, तुम्हें देखना होता है वैल्यूएशन कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है तो धीरे धीरे अपने पोजीशंस बना सकते हो, क्योंकि अगर ये चेक करके कि कंपनी के पास एफसीएफ और डेट लेवल्स कंट्रोल में है कि नहीं, मतलब ये जो भी क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस बिजनेस सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। दो चीज, पहली बात ये बिजनेस साइकिल है या इंडस्ट्री साइकिल है। इंडस्ट्री साइकिल में सारे कंपनीज इन्वेंटरी इश्यूज फेस कर रहे हैं, उस केस में अगर लोअर वैल्यूएशन मिल रहा है तो इट इज गुड। ओके, बिजनेस साइकिल में क्या होता है, क्या अगर तुमने कोई स्पेसिफिक टाटा मोटर्स का सिर्फ इन्वेंट्री बढ़ रहा है, लेकिन उसके जो कॉम्पिटिटर्स है, मारुति हो गया या फिर Hyundai हो गया, उनका इन्वेंट्री वेल मैनेज्ड है और अभी भी बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये समझाता है कि टाटा मोटर्स का सिर्फ बिजनेस साइकिल अच्छा नहीं, मतलब कि शायद कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही है जिससे उसका कंपटीशन उसका मार्केट शेयर खा रहा है। ओके, दैट इज अगेन अ बैड थिंग, राइट। उसके अंदर वैल्यूएशन चेक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इंडस्ट्री का ही इन्वेंट्री बढ़ रहा है, जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल में मोस्टली सारी कंपनीज का इन्वेंट्री ऑल टाइम हाई पे चला गया, ओके, दैट इज गिविंग इट जो अट्रैक्टिव बना रहा है, क्योंकि जो भी टाटा मोटर जैसे स्टॉक है जो बहुत स्टीप गिर गए, वो लोग को पार्शियल इन्वेस्टमेंट में, ऐसा नहीं कि सब एक साथ ऐसा घर घर वीर की बेच के सब उसके अंदर डाल देना है। ऐसे एक छोटा सा जो भी तुम कैपिटल लेके बैठे हो उसके अंदर धीरे धीरे पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स बना सकते हो। और हैवी इन्वेस्टमेंट तब करना है जब तुम ये देखो कि वापस से रिकवरी आ रहा है। अभी तुम ये समझो कि अगर 2019 में जब भी 2018 से 19 में जब भी इसका इन्वेंट्री कम हुआ, ठीक है, टाटा मोटर्स का इन्वेंट्री कम हुआ, यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखने लगा। यहाँ पे अगर तूने 19-20 में इन्वेस्ट किया होता, देन ऑल्सो यू वुड हैव मेड एडिक्वेट रिटर्न्स, ओके, मोर देन 5 फोल्ड्स, ओके। तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत लेट हो गए होते उस केस में।
तो अगर तुम थोड़े रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हो या फिर तुम थोड़ा श्योर होकर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे साइकिल्स में बिजनेस साइकिल्स को जज कर लिया तुमने, तो जब बिजनेस साइकिल वापस रिकवरी स्टेज पे जाता है तब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, तब तक मत करो। और हम लोग का थोड़ा रिस्क एपेटाइट हाई रहता है, तो हम लोग पर्सनली क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि अच्छा बिजनेस के पास इतना रिजर्व्स है, बिजनेस के पास इतना हाई डेट भी नहीं है, तो ये सारा पीरियड जो भी क्राइसिस का पीरियड है वो सहन कर सकता है, ठीक है, डाउन साइकिल सहन कर सकता है बिजनेस अपना। तो उस पीरियड में बहुत लोअर वैल्यूएशन मिल रहा है, तो हम लोग हमारा थोड़ा सा स्टेक्स बनाते हैं, ठीक है, पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स करते हो हमारे रिस्क एपेटाइट पे, दैट इज पर्सनल। ओके, दैट कैन बी ऑन यू। अगर तुम थोड़ा सेफ साइड खेलना चाहते हो तो जब इंप्रूवमेंट दिखता है तब करो, लेकिन ट्रैक क्या करना है, ये बैलेंस शीट में जाओगे, स्पिनर.इन पे अगेन वेबसाइट पे जाओ, टाटा मोटर्स लिखो या जो भी तुम कंपनी को एनालाइज करो वो लिखो, और उसके बैलेंस शीट में जाओ, अदर एसेट्स को क्लिक करोगे तो तुम्हें इन्वेंटरीज दिखेगा, ठीक है। अभी इन्वेंटरीज को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेल्स को जज करके बैठना नहीं है कंपनी के ऊपर, ये सब इंपॉर्टेंट है पार्ट, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सीखे थे वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है जब भी तुम इन्वेंटरी को अलग से जज करते हो, ये समझने के लिए कि कंपनी का कुछ साइकिल डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स रिकवरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, वी होप सबको समझ रहा है। दिस इज थोड़ा बेन टीजर, बट दिस इज अगेन लॉजिकल एंड आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए एक बिजनेस के हिसाब से। दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस डाउन साइकिल आ रहा है नहीं। टाटा मोटर्स पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो रही है, आगे अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और सेक्टर जो हम लोग को आपको बताना है, दैट इज एन ईएमसी कंपनी या ब्रोकिंग कंपनी। अभी ब्रोकिंग कंपनी जैसे कि एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, जीरोधा लिस्टेड नहीं है, ग्रो भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो भी लिस्टेड ब्रोकिंग या एएमसी कंपनीज है उनका साइकिल, स्टॉक प्राइस का साइकिल कैसे चलता है, मार्केट से कोरिलेटेड रहता है, ठीक है। जब मार्केट तेजी में होता है तब तुम्हारे आसपास सब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, सबको डीमैट अकाउंट बनाना है, सबको आईपीओ लेके आना है, ठीक है, सबको आईपीओ में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रोकिंग कंपनीज और एएमसी कंपनी सबको एसआईपीस बढ़ता है, तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि एएमसी कंपनीज उनको भी बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा से याद रखना है कि इनका जो साइकिल रहता है वो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड रहता है, मतलब मार्केट नीचे आता है तब ये लोग भी बहुत बोलते हैं ना सेंटिमेंटल प्रेशर फेस करते हैं, सॉरी प्रेशर फेस करता है, जिसके वजह से यू कैन सी एएमसी कंपनीज एंड ब्रोकरेज कंपनीज वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट, ठीक है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो एएमसी कंपनीज और ब्रोकरेज कंपनीज भी बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, एंड एट द सेम टाइम जब ये लोग नीचे आ रहे हैं तब ये लोग भी बहुत स्टीप करेक्शन देते हैं। ओके, दे कम साइकिल, मतलब साइकिल स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है, और तुम अगर स्टॉक मार्केट में कुछ भी देख रहे हो, निफ्टी विफ्टी देख रहे हो, तो तुम्हें समझ में आएगा कहाँ मार्केट अभी करेक्शन मोड में है या फिर अपसाइड में है, तो ये तुम तभी मार्केट से ही सीधा जज कर सकते हो ऐसे कंपनीज को, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स का वन ऑफ द वेज टू मेक मनी इज ऑफ कोर्स ट्रेडिंग। आप जो ब्रोकरेज कमाते, ये लोग जो ब्रोकरेज कमाते हैं वो आपके पैसे से ही कमाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में गिरता है, डायरेक्टली इनके सेल्स को इफेक्ट करता है कि ये लोग का सामने जितना एक्टिवनेस था, जितने क्लाइंट्स एक्टिव थे उतने कम हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका सेल्स पे भी इम्पैक्ट आता है। उनका जो फ्यूचर एस्पेक्ट रहता है वो बोलते हैं कि यार अभी भी इतना लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एट द सेम टाइम पीपल अंडरस्टैंड, इवन दे अंडरस्टैंड कि हम लोग का भी मार्केट हिट खाने वाला है। उसी टाइम पे आप देखोगे उसका थोड़ा स्टॉक थोड़ा डगमगाना शुरू कर देता है। हाँ, तो जब भी ऐसा सेंटिमेंट्स खराब हो, सेंटिमेंट्स ओके, मे बी इन्वेस्टमेंट्स इतने खराब नहीं हो रहे, मे बी डीमैट्स इतने इनएक्टिव नहीं हो रहे, लेकिन सेंटिमेंट्स जब से खराब होने लग जाते हैं ना मार्केट के, तब से इनका स्टॉक प्राइस नीचे आने लग जाता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं देखो 2023 2024 में जब भी कंपनी अच्छा कर रहा है, 2022 के एंड से ही थोड़ा बुल मार्केट वापस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो जब भी तुम ये इनका एनालाइज करते हो, सेल्स ग्रोथ भी बहुत एक्सपोनेंशियली अच्छा है, ठीक है। एट द सेम टाइम यू कैन सी कंपनी बहुत ही हाई प्राइस पे, एंजल वन का चार्ट है, एंजल वन का स्टार्ट है, तो इस पीरियड में ब्रोकरेज कंपनीज भी कुछ ज्यादा कमाती है, ठीक है। तो उसके वजह से कंपनी को बहुत ऑप्टिमिज्म रहता है आगे, जिसके वजह से एस्टिमेट्स अच्छे निकलते हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट लोग, एनालिस्ट ये एस्टिमेट्स निकालते हैं ना, कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर कैसा करेगा, ये क्वार्टर कैसा करेगा, तो बहुत पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि अपने डीमैट इतने हाई ग्रोथ पे बढ़ रहे होते हैं, क्या बोलते हैं आईपीओ के चक्कर में, या फिर यू कैन से जो बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट न्यूज के मीडिया के चक्कर में। ट्रेडिंग ट्रेडिंग। हाँ, तो वो यूफोरिया के अंदर ऐसे कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी ये बिजनेसेस में इन्वेस्ट कब करना चाहिए, जब इनका डाउन साइकिल चल रहा है तब आई थिंक, जब भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी हो एंड एट द सेम टाइम मार्केट डाउन टर्न में चालू है, आई थिंक पीपल कैन ऑप्ट टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, क्योंकि मार्केट हो या इंसान, जाना तो आखिर में ऊपर ही है, मतलब कि वापस से ऑप्टिमिज्म और यूफोरिया आना ही है मार्केट में, ठीक है, एक बार चला भी गया तो उस पीरियड के ने तब तुम इन्वेस्ट कर सकते हो जब एक्चुअली में डाउन टर्न चालू है।
अब तुम ये सोचोगे कि बोलते हैं ना, ऐसे काफी बार हो सकता है कि थोड़ा मिक्स मैच हो, मतलब कि तुम देखोगे मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स थोड़े सस्टेन कर चुके हैं, तो उसका थोड़ा रीजन खुद भी पर्सनली स्टॉक के अंदर हो सकता है। जैसे कि अभी बीएससी का देखो, ठीक है, बीएससी एक्चुअली में लिंक्ड है मार्केट से, लेकिन बीएससी का ऑप्टिमिज्म आ रहा है क्योंकि एनएससी का नुकसान हो रहा है, ठीक है। एनएससी का, इसके ऊपर हम लोगों ने एक मस्त ब्लॉग लिखा है, एक बार हम लोग वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो, पूरा समझोगे सिनेरियो क्या होगा, ठीक है। वी हैड invested in BSC as a swing, okay, and we earned around 30% रिटर्न उसके अंदर। और हम लोगों ने सब समझा है कि किस हिसाब से वो स्टॉक का हुआ, और अभी उसमें उसके अंदर अभी भी इतना ऑप्टिमिज्म क्यों बना हुआ है, ठीक है। वन ऑफ तो द रिग्रेट स्टॉक्स। यस, वन ऑफ द रिग्रेट स्टॉक्स, बट अगेन उसके अंदर क्या हुआ, उसका रीजन समझना, उसका अपटर्न समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ ये ऊपर ऊपर से देख के ऐसा हिम्मत हार दो, ठीक है। एएमसी कंपनीज, अभी म्यूचुअल फंड कंपनीज का तुम जो रिटर्न्स वगैरह देखोगे तो वो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा लोग एसआईपी करना बंद करेंगे या फिर जो वो स्टैट्स थोड़ा गिरने लगेगा ना, जब ये एक्चुअली में डाउन टर्न आएगा उनके कंपनीज में, तब तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शंस आ गए, ठीक है, और तभी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, तब तुम अपने पोजीशंस बना सकते हो, क्योंकि ना ये कंपनीज के ऊपर डेट रहता है, ठीक है, ना ये कंपनीज ऐसा होता है कि बोलते हैं ना बैंकरप्ट या बंद जल्दी से हो सकते हैं। एंड दे आर वेल रेगुलेटेड, मतलब एएमएफआई वगैरह ऐसे ये लोग से रेगुलेशंस अच्छे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर रेगुलेशंस अच्छे होते हैं। तो यू कैन ऑलवेज, मतलब आई फील ऐसे इंडस्ट्री के स्टॉक्स में तुम तब ऑप्ट कर सकते हो जब मार्केट डाउन टर्न में। आई होप सबको समझ रहा हूँ कि एएमसी बिजनेस के साइकिल्स को एंड ऑटोमोबाइल के बिजनेस के साइकिल्स को, अगर तुम बिजनेस साइकिल्स को समझ पाए, क्योंकि हर साइकिल हर बिजनेस का एक अलग मोड रहता है, लेकिन हम दो ही समझा सकते हैं इतने टाइम में अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद और सिखाते रहेंगे तो ये पूरा दिन हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री साइकिल ही समझते बैठ जाएंगे। यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट इन ऑल इंडस्ट्रीज, यू हैव टू पिक योर इंडस्ट्रीज जो तुम्हें समझ में आ रहे हो, ठीक है। वी होप ये पूरे जो भी 3 टॉपिक्स हमने आज कवर किया है, ये चीज सबको समझी हो। इफ यस, गिव अस अ थम्स अप, थोड़ा जोश में। लवली लवली, आ रहे हैं। हार्ड भी आ गया तो फिर अच्छा ही किया। Okay, guys. ओके, So that's it for the session, and now we can get started with the Q&A. And of course, please check out our Growth Squad website. राइट। Website. Yes.